कल तक हमने पढ़ा कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो दो तरह की थ्योरीज पर एक्सप्लेन किया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में हमने कहा था कि जाइलम एक रिजर्वोयर ऑफ वाटर, जल के आशय के रूप में काम करता है और उस जल को ऊपर ले जाने का यानी असेंट ऑफ सैप का कार्य लिविंग सेल्स करती हैं। इसकी थ्योरीज भी हमने कल पढ़ी थी। गोडलिवस्की की थ्योरी जो स्टेयरकेस थ्योरी है उस पर हमने बात की थी। आज हम फिजिकल फोर्स थ्योरीज पर बात करें, जहां हम ये कहना चाहेंगे कि जाइलम रिजर्वॉयर है वाटर का प्लांट में, और साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट भी डेड एलिमेंट ऑफ जाइलम ही परफॉर्म करते हैं। इससे पहले वाइटल फोर्स थ्योरीज को लेकर अगेंस्ट प्रूफ दिया था, ऑब्जेक्शन प्रपोज किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने ऑब्जेक्शन दिया इस थ्योरी को लेकर, वाइटल फोर्स थ्योरीज को लेकर। इन्होंने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में एक महोगनी ट्री का बहुत बड़ा तना, लगभग 75 फुट का एक तना इसमें खड़ा किया और यहां पिक्रिक एसिड जो येलो कलर्ड पॉइजन है उसका सॉल्यूशन बनाया और उसमें स्टम्प को खड़ा कर दिया गया। ऊपर से सारी कैनोपी हटा दी गई, सारे प्लांट की कैनोपी हटा दी गई ट्री की। अब कुछ दिनों के बाद पिक्रिक एसिड का जो येलो कलर है वो येलो कलर यहां दिखाई दिया। पेड़ के कट जाने के बाद जो लिविंग एलिमेंट थे वो डेड हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई बच गया तो पिक्रिक एसिड के घोल में रखने के कारण और पिक्रिक एसिड यहाँ तक आ जाने का मतलब है कि अब बचे कुछ लिविंग एलिमेंट भी डेड हो गए होंगे, कोई लिविंग सेल नहीं बचा होगा। इसके बाद इस स्टम्प को इन्होंने उठाया और एक अन्य गड्ढे में ट्रांसफर किया और उस गड्ढे में सेफरेनिन का सॉल्यूशन भरा हुआ था जो एक गुलाबी रंग का विलेन बनाएगा। अगर सभी एलिमेंट डेड हैं और अपवर्ड मूवमेंट का कार्य अगर लिविंग एलिमेंट करते हैं तो अंडरस्टूड है ये सेफरेनिन अब ऊपर तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा पाया गया। कुछ दिनों के बाद सेफरेनिन का पिंक कलर टॉप पर दिखाई दिया। इसका मतलब है कि लिविंग सेल्स का अपवर्ड मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता। ये एक जनरल ऑब्जेक्शन था सभी वाइटल फोर्स थ्योरीज के अगेंस्ट। इसके बाद फिजिकल फोर्स थ्योरीज आई। इन थ्योरीज में यह कहा गया दैट जाइलम इज रिजर्वोयर ऑफ वाटर, जैसा वाइटल फोर्स थ्योरीज ने भी कहा। लेकिन इस थ्योरी में यह कहा गया कि ऊपर ले जाने का काम, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर का काम अब डेड एलिमेंट करते हैं। ये इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया। कई तरह की थ्योरीज इसके फेवर में आई, जैसे कैपिलैरिटी थ्योरी है, इम्बाइब्यूशन का थ्योरी था, कोहेजन थ्योरी था। इस तरह की कई थ्योरीज इसको लेकर आई। हम जो प्रपोज्ड थ्योरीज में से जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है सिर्फ उस पर बात करेंगे। वो थ्योरी था कोहेजन टेंशन थ्योरी, या इसी थ्योरी को ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहा गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन मुख्य बातें इस थ्योरी में हैं जो डिक्सन एंड जॉली ने प्रपोज की थी।
थ्योरी को एक्सप्लेन किया और इन्होंने ये थ्योरी 3 बिंदुओं पर आधारित की। उन 3 बिंदुओं को हम डिस्कस करें। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो एक एक नंबर वाले सवालों में पूछे जाते हैं, 1 लाइन क्वेश्चंस जो हैं। यहाँ इन्होंने 3 बिंदु दिए और ये तीनों ही बिंदु हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, हम फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला बिंदु जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि जल का कोहेसिव और एडेसिव फोर्स हाई होता है। हमने कहा था कि जल के अणुओं का आसंजन और ससंजन बल यानी एडेशन एंड कोहेजन फोर्स हाई होता है, जो वाटर की कंटिन्यूटी को प्लांट में मेंटेन करके रखता है। ये थ्योरी का प्रथम पॉइंट था। दूसरी बात, डीपीडी ग्रेडियंट इन लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। डीपीडी ग्रेडियंट इन लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन हमने ये चीज़ डिस्कस की थी जब हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को पढ़ा था। वहाँ हमने इसे एक्सप्लेन किया था और हमने उसमें समझाया कि किस तरह से पानी लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है और लीफ में एक वेरी नेगेटिव साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल क्रिएट करता है। तीसरी बात, वो भी हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में पढ़ी कि जब ये लीफ पर हाई डीपीडी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो ये हाई डीपीडी ग्रेडियंट पानी को ऊपर की ओर खींचता है। इट इज अ पुलिंग एक्शन, पुशिंग एक्शन नहीं है। सो इस प्रेशर की वजह से वेसल्स में जो दबाव उत्पन्न होगा वो दबाव ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। या इसे नेगेटिव टेंशन कहा गया। ट्रांसपिरेशन पुल और नेगेटिव टेंशन, हम फिर से कहें, लीफ में पानी बाहर जाने के कारण एक हाई डीपीडी ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, पानी लो से हाई डीपीडी की तरफ मूव किया और वो हाईएस्ट डीपीडी एनवायरनमेंट ने क्रिएट करके रखा। उस हाई डीपीडी ग्रेडियंट का मूवमेंट नीचे मृदा की ओर हुआ और रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया। बाकी सब रास्ते का काम कर रहे हैं, सॉइल एक डोनर है, एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है और बीच का सारा जो रास्ता है वो सिर्फ एक खिंचाव बल, एक पुलिंग एक्शन क्रिएट कर रहा है। उसी पुलिंग एक्शन को ट्रांसपिरेशन पुल या नेगेटिव टेंशन इन जाइलम कहा गया। आपको याद हो, हमने टीपी में कहा था कि टीपी नेगेटिव हो सकता है जाइलम वेसल्स में, वो इसी केस के लिए कहा गया था। ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन टेंशन से सपोर्ट लेकर कंटिन्यूटी ऑफ वाटर बनी रहती है और पानी लगातार ऊपर की ओर खिंचता रहता है। इसे समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम समझें उसे। एक बीकर में ऊपर तक जल भर दिया जाए, उस पर एक ढक्कन लगाया जाए, जल भरा टॉप तक, उस पर एक ढक्कन लगाया और एक ग्लास रॉड उसके अंदर फिट कर दी गई ढक्कन में। बीकर में अभी कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है जहां पर पानी ना हो, ये ऊपर टॉप तक भरा हुआ है पानी से, इसकी कोई वाटर डिमांड नहीं है। एक ट्यूब ग्लास का हमने रखा और इस ग्लास ट्यूब को भी
हमने वाटर से नेक तक फिल कर दिया, इसके अंदर भी जल भरा हुआ है, यहां भी जल है, इस ट्यूब में भी जल है। इस ट्यूब के ऊपर एक वाटर सैचुरेटेड स्पॉन्ज रखा गया। इसमें भी स्पॉन्ज में इतना पानी है कि ये ट्यूब से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर सैचुरेटेड है कंप्लीटली। यानी यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है और यहां भी वाटर है। इस कंप्लीट सेटअप को धूप में रख दिया गया। जब इस कंप्लीट सेटअप को धूप में रखा तो अंडरस्टूड है कि सरफेस से पानी नहीं उड़ेगा, क्योंकि इस पर एक कैप लगा हुआ है। ट्यूब की टॉप पर क्योंकि स्पॉन्ज है तो ट्यूब से डायरेक्ट पानी का लॉस नहीं होगा, लेकिन इस सरफेस से लगातार इवेपोरेशन होगा, लगातार पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता रहेगा। लॉस कहां हो रहा है वाटर का? यहां। जब इसके पास लॉस होगा तो ये पानी यहां से लेगा ट्यूब से, और जब ट्यूब में लॉस होगा तो ट्यूब पानी लेगी बीकर से। यानी एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर तो यहां हो रहा है, लेकिन वाटर का लेवल बीकर में डाउन होता चला जाएगा। ऐसा ही प्लांट में होता है। लीफ वाटर का लॉस करती है और डिमांड क्रिएट करती है। वो स्टेम से पानी लेता है और स्टेम जो है वो सोर्स से पानी लेगा रूट्स के थ्रू। यानी सॉइल में वाटर का लेवल धीरे धीरे प्लांट एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो सॉइल में वाटर का लेवल डिक्रीज होगा कंपैरेटिवली। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड what was explained by cohesion tension theory or transpiration pull theory of Dickson and Joly. नेक्स्ट टर्न पर हम कुछ ऑब्जेक्शंस और कुछ और सपोर्टिंग पॉइंट्स के साथ डील करेंगे कि किस तरह कोहेजन टेंशन थ्योरी को एप्लीकेबल माना गया। यहाँ ये समझ लेना इम्पॉर्टेंट होगा कि इनिशियली जब डिक्सन एंड जॉली ने ये थ्योरी प्रपोज किया था तो इस थ्योरी को इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज नहीं किया था। इन्होंने ट्रैकिड्स पर इसको एक्सप्लेन किया, बाद में जिम्नोस्पर्म्स के लिए, और एंजियोस्पर्म पर एक्सप्लेन किया बाद में इन्होंने वेसल्स को लेकर। थैंक यू।